नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद स्थित बलियाला हैड पर स्थिति का जायजा लिया। बलियाला हैड से कितना पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी जानकारी सीएम सैनी ने ली। हैड से छोड़ा हुआ पानी किस क्षेत्र को कितना प्रभावित कर रहा है, इसको लेकर भी सीएम सैनी ने अधिकारियों से चर्चा की है। साथ ही सीएम सैनी ने अधिकारियों के जल निकासी के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम सैनी ने फतेहाबाद के दमकौरा गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी है और बारिश की वजह से पैदा हुई स्थिति की भी समीक्षा की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों को फसल में हुए नुकसान को लेकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के लिए भी कहा है। हरियाणा में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 सितंबर 2025 तक खुले हैं और इस दिन तक किसान फसलों के नुकसान का दावा दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद नुकसान का आकलन कर तमाम किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इस प्राकृतिक आपदा के समय हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है। सीएम सैनी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने नग्गल क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्षेत्रीय निवासियों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याओं को सुना। इसी के साथ सीएम सैनी ने जलभराव से प्रभावित इलाकों का भी निरीक्षण किया है और निरीक्षण करते हुए संबंधित प्रशासन को तुरंत प्रभाव से समाधान के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकूला से बाढ़ प्रभावित पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए सहायता सामग्री के 25 ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इनमें 15 ट्रक पंजाब के लिए और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए शामिल हैं। इससे पहले सीएम सैनी ने माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और महामाही का आशीर्वाद लिया। पंचकमल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज इन ट्रकों के माध्यम से पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजमर्रा की जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही है, ताकि आपदा के इस समय में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान हुआ है, जिससे लोगों के साथ साथ पशुधन भी इसकी चपेट में आ गया है। आज जो प्राकृतिक प्रकोप आया है, जिसमें भारी संख्या में हमारे भाई बहन डिस्टर्ब हुए हैं। कई घर इस बाढ़ की चपेट में आए हैं और कहीं तो गांव के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। गांव के गांव डिस्टर्ब हुए, पशुओं का, व्यक्ति का काफी नुकसान हुआ और उसको लेकर के हमने एक बड़ी प्लानिंग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। देखिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है और इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग राजनीति करते हैं, परंतु हमारा धर्म है कि हम लोगों की सेवा करें। सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। हिमाचल में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, वो दोनों के दो सोचते हैं, परंतु हमारा धर्म है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने कहा कि संगठन के ही सेवा है, संगठन का एक दायित्व है कि हम ऐसे लोगों की पास
इस क्रूशियल समय के अंदर जब वो बाढ़ से प्रभावित है। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकूला पहुंचकर माता मनसा देवी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए माता से प्रार्थना की। इसके बाद सीएम ने पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना किया है। सीएम सैनी ने 15 राहत सामग्री की गाड़ियों को पंजाब और 10 राहत सामग्री की गाड़ियों को हिमाचल के लिए रवाना किया। हम साथ ही इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार को शाहबाद में जलभराव से प्रभावित गांवों के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की और एक एक गांव की स्थिति और नुकसान के बारे में जानकारी भी ली है। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने मार्कंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही जल प्रभावित क्षेत्र से शिफ्ट किए हुए नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना है और आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार नागरिकों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों में धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। पहाड़ों से आए ज्यादा पानी से प्रदेश के करीब 3000 गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में फसल और अन्य नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है, जहां पर अब 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ फसल के खराबे का आवेदन किया है। किसी भी व्यक्ति को खाने की, पीने की या पशुओं को चारे की कोई दिक्कत समस्या न आए, क्योंकि पंजाब के अंदर भी पानी का जलभराव का बड़ा भयंकर वो स्थिति पैदा हुई है। हमारा जो लो लाइन एरिया है, उस लो लाइन एरिया के अंदर भी पानी भरा हुआ है। हम अधिकारी हमारे लगे हुए हैं, हमारी सरकार पूर्ण तत्परता से काम कर रही है। मैं भी आज इधर कुरुक्षेत्र के गांव के अंदर आने का, मैं देखने का स्वयं कि कहाँ क्या स्थिति बनी है, मैं यहाँ पर आया हूँ। शाहबाद के बाद अभी कुछ गांव का भी जाना होगा। गांव के साथ साथ इधर कुरुक्षेत्र और फिर लाडवा क्षेत्र के अंदर भी मेरा जाना होगा, ताकि किसानों को, आम लोगों को मिल करके उनकी बात को सुन करके अगर कोई समस्या है उसका समाधान किया जाए, क्योंकि पानी धीरे धीरे जो ही उतरेगा तो सारी स्थितियां नॉर्मल आएंगी। तो मैं सभी से अपील भी ये करना चाहूंगा, क्योंकि इस आपदा के अंदर हम मिलकर के इसका सामना करें। सरकार पूर्ण रूप से लोगों के साथ खड़ी है, सारी व्यवस्थाएं वो की गई हैं, परंतु क्योंकि अभी बरसात थोड़ी पिछले 2 दिन से कम है और पानी का लेवल भी कम हो रहा है, उससे धीरे धीरे सुधार स्थिति के अंदर हो रहा है। हमने पोर्टल भी खोला है, क्योंकि जो फसल ज्यादा पानी के कारण वो खराबे की तरफ गई है। हमने पोर्टल भी खोला है, लगभग 2,500 के करीब गांव में पोर्टल खुला है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम ने पलवल के बैसला इलाके में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया है और यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर और जल भराव की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। इलाके में कितना पानी और कितनी गहराई उस क्षेत्र में है, इसकी पूरी जानकारी अधिकारियों से ली। गौरव गौतम ने ग्रामीणों से बातचीत की और कबड्डी खिलाड़ी की डूबने से हुई मौत पर संवेदना भी प्रकट की। बहुत दुखद घटना है और प्रशासन के लोग और हम सब मिलकर जनप्रतिनिधि परिवार को भी मिलने आए हैं और हमारी एनडीआरएफ की टीमें जिस प्रकार से लगातार उसको ढूंढने के लिए प्रयास कर रही हैं,
हम उनसे मिलने भी कि किसी प्रकार से हमारा साथी जो नहाने के लिए या किसी कारणवश यहाँ गया था, पैर फिसलने से अंदर चला गया। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि वो हमें सुरक्षित रहे, कहीं जहां पर भी हो भगवान ऐसी परमात्मा अपनी ऐसी कृपा बनाए कि वो कहीं ना कहीं हमें सुरक्षित जगह पर मिले। बाढ़ इलाके में जहां भी वो भी सुविधाएं, प्रशासन हो, सरकार हो, पूरी मुस्तैदी पे। और हमारे नागरिकों से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि वो सचेत रहें और यमुना मैया अपने प्रकोप पर है। जुलाना क्षेत्र के जलभराव वाले गांवों के खेतों का पूर्व जेजेपी विधायक अमरजीत ठांडा ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जुलाना हल्का पूरी तरह से सूना हो गया है और इस समय यहां कोई सक्षम विधायक नहीं है। विधायक विनेश फोगाट से उन्होंने अपील की कि वे जलभराव से पीड़ित किसानों के हितों को ध्यान में रखें और जल्द समाधान के प्रयास करें। वहीं विधायक ने बराड़खेड़ा गांव में जलभराव की स्थिति का भी जायजा लिया है और निरीक्षण करते हुए बताया कि विभाग द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन को उचित तरीके से संभाला नहीं गया, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते उचित कदम उठाए गए होते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। बारिश का मैं कई गांवों घूमू भी यार, 5 साल तानों सभी ने पता है, हल्के में रहे 5 साल और काम के आज सारा जो करेला पंप हाउस पे, खरेटी पंप हाउस पे, एक लोकल लाइन दबा रखी थी उस पर आज घूम रहे। अपने जो 5-6 गांव है नहीं, जैसे बराड़खेड़ा में लाइन दब रही है, वो सब महकमा संभाली कौन है, वो संभालने वाला रहा नहीं कोई अड़ाई में। हल्का सूना छूट रखा, चाहे मरो चाहे खपो कुछ नहीं। उन पर 2 गलती होगी, एक तो संभालने वाला नहीं रहा कोई, अरे खेतों पानी चढ़ गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के नुकसान को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चौतरफा बाढ़ से ग्रस्त हरियाणा अब भाजपाई डबल इंजन के धोखे और नकारापन के भंवर में फंसी है। सरकारी बेपरवाही और बाढ़ की तबाही झेलने को मजबूर है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के 2300 गांव बाढ़ग्रस्त हैं, 27 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं, करीब 10 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। वहीं यमुना, घग्गर, मारकंडा सहित कई नदियां पूरे उफान पर है। आगे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जानमाल के नुकसान के बावजूद नायब सैनी सरकार जाग नहीं रही है, सरकार नहीं मुआवजा दे रही और न ही कोई कारगर कदम उठा रही है। हरियाणा में आज चौतरफा बाढ़ का प्रलय है और नायब सैनी सरकार गुमशुदा है। बाढ़ के लिए प्राकृतिक आपदा के साथ साथ भाजपा सरकार की लापरवाही, नाकारापन, निकम्मापन भी जिम्मेवार है। आज 2300 से ज्यादा गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 10 लाख एकड़ भूमि जो पोर्टल पे रजिस्टर हुई है, वो पूरी तरह से वहां फसल नष्ट हो गई है। ये संख्या लगभग 15 लाख एकड़ है। जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खून
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस लॉकअप में खुदकुशी कर ली है। सुल्तानपुर निवासी विनोद को राकेश हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया। अदालत में पेशी के बाद उसे रिमांड पर लेकर मॉडल टाउन थाना पुलिस लॉकअप में रखा गया था। रात के समय आरोपी विनोद और दूसरा आरोपी सन्नी लॉकअप में साथ ही सो रहे थे। इसी दौरान विनोद ने आत्महत्या कर ली है। घटना के वक्त दूसरा आरोपी पास में ही सोता रहा और उसे इसकी भनक तक नहीं पड़ी। पूरा मामला ये था कि ये उत्तर प्रदेश का हमारी संगठन से इस लड़के का पिताजी जुड़ा हुआ है। मेरे पास अभी अभी उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है सुप्रीत सिंह डागर, उनका फोन आया कि प्रधान जी मॉडल टाउन थाने में एक हमारा लड़का बंद था, वो पुलिस कहती है कि सुसाइड कर ली। उन्होंने कहा मर्डर है। या मजिस्ट्रेट साहब से मेरी बात हुई है, ऐसे तो खड़ी है, बात हुई है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा दिखाया है तो उसमें सुसाइड आई है, लेकिन लापरवाही तो बहुत बड़ी है। जब थाने के अंदर एक लड़का वो कैंसर पीड़ित था, उसकी वाइफ कैंसर पीड़ित था, उसको इतना जो पुलिस के कस्टडी में सुसाइड करिए, उसकी हम हाई लेवल पे पोस्टमार्टम करवाएंगे और हाई लेवल की जांच करवाएंगे। कोई टॉर्चर की बात आ रही है कि हो सकता है टॉर्चर किया हो इस वजह से सुसाइड कर लिया? वो तो एसएसओ साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ये पास पोस्टमार्टम में सब बातें आ जाएगी। अब पोस्टमार्टम के में जो बात आओगी उसके आधार पे हम या हमारे साथी है उत्तर प्रदेश के ये चले। किसान उत्तर प्रदेश, क्या लगता है जिस तरह सुसाइड किया है? सुसाइड का कारण मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो निर्दोष भी हो। निर्दोष होने के कारण उसे बेइज्जती महसूस हुई हो, उसके कारण उसने सुसाइड की हो। लापरवाही ये है कि जब वो हिरासत में था तो पुलिस कहाँ थी उस टाइम? क्या मांग करते हैं आप इस तरह? हम मांग यही करते हैं उचित जांच हो, जैसी जो जिसकी गलती हो उसके खिलाफ। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा शहरी स्वच्छता अभियान के तहत जिला के शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में नगर परिषद और नगर पालिका की टीमों द्वारा शहरवासियों, फल सब्जी विक्रेताओं, रेहड़ी वालों और दुकानदारों को स्वच्छता बनाए रखने और डस्टबिन का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने कहा कि स्वच्छता को स्वभाव में शामिल करना बेहद जरूरी है, तभी हम सभी मिलकर स्वच्छ शहर और स्वच्छ पर्यावरण बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सफाई अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना है। लोगों की भागीदारी से ही शहर को स्वच्छ किया जा सकता है। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की है कि वे इस स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और साथ ही सिरसा को प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल करने में प्रशासन का सहयोग करें। इंद्री हलके में यमुना नदी का जलस्तर कम होने के बाद अभी क्षेत्र के किसानों ने राहत की सांस ही ली थी कि एक बार फिर से उनकी धड़कनें बढ़ने लगी है। इस बार कारण यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर नहीं बल्कि नदी का उतरता जलस्तर है, जो किसानों की जमीनों को फसलों सहित लील रहा है। बाढ़ के कारण किसानों की धान और गन्ने की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। यमुना से सटे किसानों को तो दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी ने जहां इन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं उतरता पानी इनकी जमीनों को
अब यमुना के साथ लेकर जा रहा है। अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो किसानों की हजारों एकड़ कृषि भूमि फसलों सहित यमुना के पानी में बह गई है। ऐसे में यमुना का घटता जलस्तर किसानों के लिए आपदा बन चुका है। मतलब नुकसान अभी देखो, बरसात भी कंटिन्यू चल रही, अगले 15 दिन अभी बरसात है, तो 15 दिन में देखो ये जैसे कटोआ है ये बहुत आगे तक जाएगा। बाकी फसलों की देखो गिरदावरी वगैरह होनी चाहिए, जो क्यों यहाँ गरीब कम, उसके जिम्मेदार जिनके पास कम जमीन है वो जिम्मेदार ज्यादा है और इंजन वगैरह से ही खेती करते हैं, उन पे कोई बिजली का साधन भी नहीं है। तो अब डीजल के खर्चे सब देखो, अब जैसे पंजाब में देखो आपदा है, तो ये भी इस एरिया की एक छोटी सी आपदा, ये भी गरीब वास्ते ये भी बहुत बड़ी आपदा है। यमुना नदी के पानी से कितना नुकसान हुआ है, कितने एरिया को नुकसान हुआ है? जैसे लगभग ये जमुना बेल्ट के अंदर जो हम कटाव में जो नागड़ की और ये जो जमीन गई है, ये तो लगभग गई है जी 100 एकड़ के करीब जो। अच्छा, तो आप लोग ऐसे ही आते हैं? तो अभी कटाव वगैरह हो रहा है? आज बहुत काट है जी। कितना कटाव चल रहा है? अभी काट है जी, गन्ना गुन्ना फुल गिर गया, खेत अंजन बहुत कटाव है जी। तो कौन कौन सी फसलों को नुकसान है? नुकसान जीरे का भी है जी, गन्ने को भी है जी। सबसे ज्यादा कौन सी फसल गन्ना है? जी। गन्ना है। एक बार जान लेते, क्या नाम है जी आपका? अर्शद है जी। कहाँ से आए हैं? यूपी से। तैर कर आए हैं? जी जी। तो कितना पानी चल रहा है अभी? पानी तो ये काफी चल रहा। अच्छा, नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान है जी। अच्छा, जितनी भी हो सका सरकार से कुछ क्या मांग करेंगे आप लोग? भाई जी यही है जी, हमारा भुगतान करा जी, भुगतान करा जाए। नुकसान ज्यादा है जी, ज्यादा नुकसान जी बहुत ज्यादा। शहर की सब्जी मंडियों में इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरत वाली सब्जियां महंगी होने से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। टमाटर 60 से 80 रुपए किलो पहुंच गया है, प्याज 40 रुपए से 50 रुपए किलो हो गई है। तो वहीं आलू की बात करें तो 30 से 35 रुपए किलो तक आलू पहुंच चुका है। वहीं हरी सब्जियां जैसे भिंडी, लौकी, तोरी 50 से 70 रुपए किलो तक बिक रही है। थोक विक्रेताओं के मुताबिक लगातार बारिश, परिवहन खर्च में बढ़ोतरी और मंडियों में सीमित आवक की वजह से सब्जियों की कीमतों में इस तरह का उछाल देखा जा रहा है। वहीं ग्राहकों की मांग है कि सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान दे ताकि आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके। सब्जी भी है, सस्ती तो कुछ हुई नहीं है, महंगी हो गई है, सारी सब्जी महंगी हुई है। घिया महंगा है, शिमला महंगी है, टिंडे महंगे हैं, धनिया महंगा है, मिर्च महंगी है। पहले क्या रेट थे सब्जी का और अब क्या रेट है? पहले घिया 10-20 रुपए किलो बिक रहे थे, आज 60 रुपए किलो है। टिंडा 50-60 बिक रहा था, 100 रुपए किलो है। आप कौन सी सब्जी बेचते हैं? है जी, आप कौन सी सब्जी बेचते हैं? हम सब तरह की सब्जी बेचते हैं जो हमें मिल जाती है पर्दे की। हाँ जी। कहीं ना कहीं क्या मानते हो क्यों महंगी हो रही है सब्जी? भैया बाढ़ की वजह से महंगी हुई है, पानी की वजह से क्या कि फसल खराब हो गई, उसकी वजह से सब्जी कम हो गई है, माल कम आ रहे इसलिए महंगे हो गए। और आने वाले समय में महंगी हुई है सस्ती हुई है? अभी तो फिलहाल महंगी चलेगी कुछ दिन, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। दुकानदारी पे फर्क पड़ रहा है? दुकानदारी पे फर्क है, आम आदमी नहीं खरीद पा रहा सब्जी। प्रभाव ये पड़ा जी, महंगी हो गई सारी सब्जी। क्या क्या महंगा हो गया? घिया है, तोरई है, टिंडे है। क्या क्या रेट चल रहा है अभी फिलहाल? 60 रुपए किलो चल रहा है। और टिंडे जो? टिंडे 100 रुपए किलो चल रहे हैं। और शिमला मिर्च वगैरह? शिमला मिर्च 100 रुपए किलो है। मतलब कितना जेब पे फर्क पड़ा है? और काफी प्रभाव पड़ा है जी बाढ़ आने से। और बिक्री की बात करें तो बिक्री कैसी चल रही है? बिल्कुल खत्म है बिक्री, महंगी की वजह से कोई नहीं खरीद रहा। क्या लगता है कि जल्दी है सस्ती होगी सब्जी? लगता तो है जी, होनी तो चाहिए सब्जी सस्ती, कभी बिकेगी नहीं, बिकेगी नहीं। दुकानदारी पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ गया जी, पहले सब आधा लगा लो। पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है? पहले 20-30 रुपए किलो बिक रहा था घिया, आज 60 रुपए किलो है घिया। पहले टिंडा 60 रुपए किलो था, आज 100 रुपए किलो है। कारण क्या है? कारण बाढ़, भैया बाढ़ का कारण है, बाढ़ की वजह से सब्जी कम हो गई है। अब पंजाब में कितना वो हुआ है बरकरार की वजह से। क्या मतलब क्या सब्जी खरीदी आपने आज? लौकी खरीदी है, जो 20 रुपए किलो वाली लौकी है वो 60 रुपए किलो है। अच्छा, 60 रुपए। टमाटर जो 20 रुपए किलो था वो 50 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो है। और कहीं जेब पे फर्क पड़ा है? जेब पे फर्क तो थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही जी बाढ़ की वजह से। क्या लगता है और भी बढ़ेगी सब्जी या यही रेट नहीं है? नहीं, अब इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।